नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम दुबे आपका स्वागत करता हूं शुभ लक एजुकेशन में। और आज हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के, जो कि आपके सीटेट 2020 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो हैं। मैं आपको 3 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जो आपका संपूर्ण निचोड़ होंगी पर्यावरण अध्ययन की। रामबाण वीडियो आप इन्हें मान लीजिए। इन वीडियो को करने के बाद आपको ये वीडियो 3 या 4 बार रिपीट करनी है। इन वीडियो को आप 2 या 3 बार अच्छे से देख लीजिए। मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपको 30 में से 25 प्लस नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे पर्यावरण अध्ययन में। और ये हमारी स्पेशल सीरीज चालू होने जा रही है सीटेट 2020 के लिए। इसमें आपको 120 प्लस नंबर आसानी से स्कोर हो जाएंगे। आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारी जितनी भी वीडियो हैं आप उनको अच्छे से देखिए। और जिन लोगों के लिए ये वीडियो मददगार हों उनको आप शेयर भी कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पार्ट 1, जो कि निचोड़ है पर्यावरण अध्ययन सीटेट 2020 के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो पर्यावरण अध्ययन एनसीईआरटी आसपास कक्षा 3 बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 के डाल डाल पर ताल ताल पर। पहला पॉइंट है कि बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीजों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। इसे ही अवलोकन की प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि बच्चों को जो भी ज्ञान शिक्षक या शिक्षिका के द्वारा दिया जाए वैसा ज्ञान हो जो कि वो ज्ञान को अपनी दैनिक क्रियाकलापों और अपने आसपास के वातावरण को समझने में कर सके और आसपास के लोगों और चीजों को देखकर वह अवलोकन करना भी सीख सके। और हमारा एनसीएफ भी यही कहता है, 2005 एनसीएफ यही कहता है कि बच्चों को वह ज्ञान दिया जाना चाहिए, उस तरीके से उनको पढ़ाया जाना चाहिए कि जिससे वो अपने ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन, अपने सांस्कृतिक, अपने सामाजिक जीवन में उसको अप्लाई कर सकें और अपने आगे के सर्वांगीण विकास की तरफ अग्रसर हो सकें। कहते हैं कि बात करते हैं कि बच्चों को केवल कक्षा में बैठकर पढ़ाया ना जाए बल्कि क्षेत्र भ्रमण भी कराया जाए। यहाँ पर इस पॉइंट से मतलब है कि बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं जोड़ना चाहिए, उन्हें हमें सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान से भी अवगत कराना चाहिए। इसके लिए हमें उन्हें भ्रमण कराने ले जाना चाहिए। कई ऐतिहासिक इमारतें जो हमारे भारत देश में स्थित हैं उनको दिखाने के लिए, या कई बड़ी बड़ी औद्योगिक फैक्ट्रियां और कंपनियों को हमें भ्रमण कराना चाहिए बच्चों को, जिससे वो अपने ज्ञान को कक्षा तक सीमित ना रखें, पूरे व्यवहारिक जीवन में अपना अप्लाई करें और आगे की तरफ बढ़ें। आगे बात करते हैं कि जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों जैसे कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया गया है। यानी कि जो बच्चे होते हैं वो जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के कीटों, पक्षी और स्तनधारी सभी के लिए करते हैं, क्योंकि उनमें वर्गीकरण करने की जो शक्ति होती है वो थोड़ी कम होती है। इसीलिए बच्चे जानवरों में कीड़े, पक्षी, स्तनधारी सभी को शामिल करते हैं। यहाँ से प्रश्न इस हिसाब से बनेगा कि एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बच्चे जानवर शब्द में करते हैं तो आप क्या लिखेंगे कि कीड़े, पक्षी, स्तनधारी। जहां भी आपको ये तीनों एक ही ऑप्शन में दिख जाए वही ऑप्शन आप टिक कर दीजिएगा, 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। आगे बात करते हैं कक्षा 1 के बच्चे कीड़े, मकोड़ों या सांप और छिपकली में अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते। यानी कि बच्चे कीड़े, मकोड़े, सांप, छिपकली आदि जो भी जीव हैं, जो भी कीट हैं, उनमें बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें वर्गीकरण करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है। आगे बात करते हैं कि जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होता है। कुछ चलते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं तो कुछ तैरते हैं। इसके लिए कुछ पैरों की मदद लेते हैं और कुछ पंखों की और कुछ तो पूंछ का सहारा भी लेते हैं। इस तरीके से हम क्लास में चर्चा कर बच्चों को अवलोकन की प्रक्रिया के द्वारा बच्चों को वर्गीकरण करने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं, उनमें वर्गीकरण का गुण विकसित कर सकते हैं। जैसे कि हम उन्हें बताएं कि कुछ जानवर चलते हैं उनको आप देखो, कुछ रेंगते हैं वो आप अवलोकन करो, कुछ उड़ते हैं, कुछ तैरते हैं और कुछ पैरों की मदद लेते हैं। इस तरीके से बच्चों को हम अवलोकन करने के लिए कहें, जिससे वो वर्गीकरण करने में सहायक सिद्ध होगा वो प्रक्रिया उनके लिए। आगे बात करते हैं कि जानवर अलग अलग जगह रहते हैं। कुछ पेड़ों पर रहते हैं तो कुछ पानी में, कुछ जमीन पर रहते हैं तो कुछ उसके नीचे और कुछ तो हमारे घरों में भी रहते हैं।
जानवर अलग अलग जगह रहते हैं, कुछ पेड़ पे रहते हैं तो कुछ पानी में, कुछ जमीन पे रहते हैं तो कुछ उसके नीचे, और कुछ तो हमारे घरों में भी रहते हैं। यह भी हम इस तरीके की चर्चा करके, बच्चों से बात करके हम उन्हें वर्गीकरण की तरफ अग्रसर कर सकते हैं, जिससे वो वर्गीकरण करने की प्रक्रिया में अपना दिमाग यूज कर सकें, अपने माइंड को डेवलप कर सकें, जिससे वो आसानी से वर्गीकरण कर पाएं। आगे बात करते हैं कि जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज आदि देखना तथा उनकी नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। जानवरों की विविधता देखकर उनके अलग अलग समूह बनाने से ही वर्गीकरण की शुरुआत होती है। हम बच्चों के साथ कक्षा में जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज आदि और उनकी जो नकल है आवाज की या उनकी चाल की, वो हम बच्चों को अच्छा लगता है। जो बच्चे होते हैं उनको जानवरों की नकल करना, उनकी आवाज निकालना, उनकी चाल की नकल करना, वो उन्हें अच्छा लगता है। तो इसके लिए हमें उन्हें प्रेरित करना चाहिए और अलग अलग समूह बनाने से ही वर्गीकरण की शुरुआत होगी। बच्चे उनको देखेंगे कि किसकी चाल अलग है, किसका रंग रूप अलग है, किसकी आवाज अलग है, उसी हिसाब से बच्चे वर्गीकरण करने की शुरुआत करने लगेंगे। आगे बात करते हैं कि बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियों जैसे उंगली अंगूठों पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। तो बच्चों को हम सृजनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी प्रेरित करें, क्योंकि इन गतिविधियों के द्वारा बालक में सोचने की शक्ति और सृजन शक्ति का विकास होता है। इसीलिए हमें बालकों को हमें सृजन गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चे उंगली और अंगूठों पर रंग लगाकर चित्र बना सकते हैं। इस तरह की गतिविधियों में हमें बालकों को शामिल करना चाहिए। आगे बात करते हैं कि बच्चों को अलग अलग तरह के डिजाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। बच्चों को हम अलग अलग तरह के डिजाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे उनमें सोचने की शक्ति का विकास होगा। आगे बात करते हैं जिक्सो में किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं, उनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसके टुकड़े हैं इस ड्राइंग के, और इसके जो ये लास्ट टुकड़ा है जब ये मिल जाएगा तो ये ड्राइंग अच्छे से बन जाएगी। तो इसी तरह हमें एक जिक्सो टाइप की, पहेलियाँ टाइप की, पजल वगैरह जो भी हैं उनके लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। ऐसे गेमों के लिए उन्हें उत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वो अपने दिमाग का यूज करके ऐसी सृजनात्मक गतिविधियों में भाग ले सकें और अपनी क्रिएटिविटी, अपनी सृजनात्मक गुण को बढ़ा सकें। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 2, पौधों की परी। जब बात आती है चैप्टर नंबर 2 कि बच्चे पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाते हैं, यह वर्गीकरण का आधार बनता है। यानी कि हम बच्चों को कहें कि वो पेड़ पौधों, जो आसपास के माहौल में जो पेड़ पौधे हैं उनका अवलोकन करें, उनको देखें कौन सा पेड़ छोटा, कौन सा बड़ा, उस हिसाब से वो पेड़ों को वर्गीकृत करना सीख जाएंगे और कई तरह की चीज़ों को वो वर्गीकरण का आधार बनाकर वर्गीकरण की तरफ जो भी उनका गुण है वर्गीकरण करने का, वो उनमें विकास हो पाएगा। आगे बात करें कि बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है, जबरदस्ती याद करने को नहीं कहा जाए। यानी कि बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है, उन्हें हम जबरदस्ती, शिक्षक या शिक्षिका का ये काम होना चाहिए कि वो बच्चों को जबरदस्ती याद करने, वो रटने के लिए ना कहे, बच्चों को स्वतः ही कविता गाने के लिए कहे जिसमें बच्चों की रुचि होती है। और हमारा एनसीएफ 2005 इसी का विरोध करता है कि बच्चों को हमें रटाना नहीं है, हमें समझाना है, ना बच्चों को रटाना है, ना जबरदस्ती याद करने के लिए कहना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, जिन लोगों के लिए मददगार हो उनको शेयर कीजिए, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ आप इन वीडियो को कर लीजिए, आप आराम से 27-28 नंबर 30 में से आराम से लेके आएंगे पर्यावरण अध्ययन में। ये देखिए, आप यहाँ देख पा रहे हो कि सूखे पत्तों से बनी हुई डिजाइन है। ये एक हाथी की चेहरा है और ये एक चूहे की आकृति है। तो देखिए, ऐसी जो आकृति से जो सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे तो मशहूर चित्रकार हैं, कलाकार हैं विष्णु चिंचालकर, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है, इसको आप पेन या कॉपी लेके बैठा करिए। आप इस क्वेश्चन को, इस लाइन को टैग कर लीजिए अपनी कॉपी में कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। ये 15 नंबर के फैक्ट प्रश्न में आपके आ सकता है। आगे बात करते हैं कि पेड़ पौधों, नाम कल दोबारा से याद कर लेते हैं कि विष्णु
दोबारा से याद कर लेते हैं कि विष्णु चिंचालकर और जो कि इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, वो सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। पेड़ पौधों की जानकारी बच्चों को अपने बड़ों अथवा किसान या माली से मिल सकती है। हमें बच्चों को पेड़ पौधों की जानकारी क्लास में भी प्रोवाइड करानी चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो अपने घर में बड़े लोग या किसान या माली से इस पर चर्चा कर सकते हैं। बच्चों को एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इससे पर्यावरण के प्रति उनका लगाव या रुचि बढ़ेगी। हमें बच्चों को एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए और उसकी रक्षा, उसकी सेवा करने के लिए कहना चाहिए, जिससे उसके मन में पर्यावरण के प्रति लगाव और रुचि बढ़ेगी। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 3, पानी रे पानी। अपने इलाके में गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं और गीत बच्चे कक्षा में गाएं, जिससे अपने समुदाय की ज्ञान व कला के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। यानी कि यह जरूरी नहीं है कि पानी से रिलेटेड ही कविता और गीत बच्चे गाएं। बच्चे अपने समाज में, अपने समुदाय में जो भी लोकगीत प्रचलित हैं उनको भी क्लास में गाएं। पानी से रिलेटेड कविता और गीत भी बच्चे क्लास में गाएं, जिससे उनके अंदर समुदाय की ज्ञान व कला के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। तो हमें प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चों को, जो उनके समाज में, जो उनके आसपास के वातावरण में, जो उनके आसपास के माहौल में लोकगीत प्रचलित हैं, उनके लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि उन गीतों को आप याद करो। याद नहीं कराना, उन गीतों को आप समझो और सुनो और क्लास में गाने की कोशिश करो। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 के हमारा पहला स्कूल। जब बात आती है कि बच्चों का पहला स्कूल परिवार होता है, मैं आपको बता दूं ये 2019 सीटेट में इसी में से एक प्रश्न आया था कि बच्चे का पहला स्कूल कौन सा होता है, परिवार होता है या बच्चे सबसे पहले कहां से सीखना शुरू करते हैं, तो वो था परिवार। ये प्रश्न 2019 में आया है और कई लोगों ने इस प्रश्न को गलत कर दिया था। कई लोगों ने प्राइमरी विद्यालय इसमें टिक करके आए हैं, जो कि गलत उत्तर है। परिवार ही सबसे पहले सीखने का माध्यम होता है बच्चे का। तो बात करें कि बच्चों का पहला स्कूल परिवार होता है। बच्चे अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। यानी कि जो बच्चों का पहला स्कूल होता है वो परिवार होता है। सबसे पहले जहां से सीखना शुरू करते हैं बच्चे, वो भी परिवार होता है और परिवार में बच्चे एक दूसरे से, अपने बड़ों से बहुत कुछ सीखते हैं। इसीलिए परिवार सीखने का पहला माध्यम होता है। बच्चों से अपने परिवार वालों के हंसने, गाना गाने आदि के तरीके के बारे में कक्षा में चर्चा की जा सकती है। इससे वे अपने परिवार के लोगों की खासियत भी पहचान सकेंगे। हम बच्चों से, शिक्षक या शिक्षिका बच्चों से उनके परिवार वालों के हंसने के तरीके, गाने के तरीके और कई तरीके जो भी उनके घर वाले करते हैं उनके बारे में चर्चा की जा सकती है। इससे वे अपने परिवार के लोगों की खासियत भी पहचान सकेंगे। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 5, छोटू का घर। मकान कब घर बन जाता है, इस पर कक्षा में चर्चा करने से बच्चे मकान और घर के अंतर को समझ सकेंगे। टीचर, शिक्षक या शिक्षिका को बच्चों के साथ चर्चा करनी चाहिए कि मकान कब घर बन जाता है। इस चर्चा के द्वारा बच्चे मकान और घर के अंतर को आसानी से समझ पाएंगे। बच्चों से उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की जरूरत होती है। घर अलग अलग तरह के होते हैं, यह बात ध्यान में रखते हुए बच्चों से कमरों की बजाय घर के हिस्सों का प्रयोग करते हैं। यानी कि बच्चों से जो उनके घर के बारे में बात की जाए वो बहुत ही संवेदनशीलता से की जानी चाहिए। घर, सब बच्चों के, हर किसी के घर अलग अलग तरह के होते हैं। यह बात ध्यान में रखते हुए बच्चों से कमरे की नहीं, घर के हिस्सों का प्रयोग करते हैं। आगे बात करते हैं कि बच्चों से घर सजाने की प्रक्रिया पर बातचीत करने से उनमें स्थानीय सामग्री के उपयोग तथा त्योहार मनाने के महत्व को उभारा जा सकता है। यानी कि हम बच्चों से उनके घर सजाने की प्रक्रिया के बारे में बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, जिससे उनमें स्थानीय सामग्री के द्वारा किस तरीके से घर को सजा सकते हैं उसके बारे में भी बच्चों में गुण विकसित होगा और त्योहार मनाने के महत्व को भी उनमें उभारा जा सकता है। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 के खाना अपना अपना। जब बात आती है चैप्टर नंबर 6 कि बच्चे खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक कहते हैं। एक दूसरे के बारे में सुनकर हम अपने खाने से जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं। इससे दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी।
हमें बच्चों को ऐसा माहौल प्रोवाइड कराना चाहिए, जब आप भावी शिक्षक बनेंगे ना तो आपको ऐसा माहौल बच्चों को देना चाहिए कि जिससे उस माहौल में बच्चे बेझिझक अपनी समस्या को आपको बता सकें। ऐसे माहौल में ही बच्चे का सर्वांगीण विकास आसानी से होगा। तो एक दूसरे के बारे में सुनकर हम अपने खाने से जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं और इससे दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। बात करें बच्चों से संबंध बनाना और ऐसा वातावरण बनाना जरूरी है जहां उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाए। बार बार वही बात आ रही है कि हमें ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल बनाना है, ऐसी व्यवस्था लानी है क्लास में कि बच्चे अपनी बात बेझिझक कह सकें और उनकी बातों को संवेदनशीलता से सुना जा सके। बात करते हैं खाने के ऊपर, तो देखिए हांगकांग में लोग सांप से बना पकवान खाते हैं, जिसे कहते हैं लिंग हुफैन। आप देखिए यहाँ जितने भी मैंने ये दिए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ से 1 या 2 प्रश्न हर बार बन जाता है। तो बात हो रही है कि हांगकांग में लोग सांप से बना पकवान खाते हैं, जिसको कहते हैं लिंग हुफैन। कश्मीर में लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं और गोवा में लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं। कश्मीर में कैसी मछली? जो सरसों के तेल में तली हो या बनी हो, वैसी मछली खाई जाती है। और गोवा की बात करें तो गोवा में नारियल के तेल में बनी या तली समुद्र की मछली को खाते हैं। बात करें केरल में, तो केरल में 2 चीजें लगती हैं, नारियल और टेपियोका कसावा। और टेपियोका के स्टार्च जो होता है उसी के द्वारा साबूदाना का निर्माण होता है। केरल में लोग नारियल में डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाते हैं। कहां पर? केरल में। बात करते हैं चैप्टर नंबर 7, बिन बोले बात, यानी कि जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाएं, जिनसे स्वयं को जोड़ पाएं, उनको ही चुनना चाहिए। यानी कि शिक्षक को ऐसी घटनाएं या ऐसी कहानियों को चुनना चाहिए जिससे बच्चे स्वयं को जोड़ पाएं। स्कूल में सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलना चाहिए। यानी कि हमें सभी बच्चों को पारस्परिक सहयोग वाली क्रियाकलापों में शामिल करना चाहिए, जिससे वो एक दूसरे से कुछ सीख सकें और सीखने का उन्हें मौका मिलना चाहिए। जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते, उन्हें स्कूल में इशारों से बात करने की भाषा सिखाई जाती है। यानी कि जो बच्चे मूक बधिर होते हैं या श्रवण बाधित होते हैं, उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिसे इशारों से बात करना भी कहते हैं। आगे बात करें कि हम सब अलग अलग तरह की क्षमताएं होती हैं, कक्षा में इस पर चर्चा कराई जा सकती है। शिक्षक शिक्षिका हर बालक को एक जैसा ना समझे, हर बालक की क्षमताएं, हर बालक की जो दिमाग है, बौद्धिक स्तर है, वो अलग अलग होता है, इसीलिए इस पर भी चर्चा की जानी चाहिए। बात करें नाच में इशारों, चेहरों के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें मुद्राएं कहते हैं। जब चेहरों के हाव भाव का चेंज होना, इशारे करना, यह डांस की मुद्राएं होती हैं, जिन्हें हम नाच की मुद्राएं कहते हैं। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 8, पंख फैलाएं उड़ते जाएं। कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर। बात करें बच्चे कक्षा से बाहर पक्षियों को देखेंगे तो कागज पर आसानी से उनकी पहचान कर पाएंगे। यानी कि बच्चे जब पक्षियों को देखेंगे, आसमान में देखेंगे, बाहरी माहौल में देखेंगे, तब उनको अगर हम कोई चित्र दिखाएंगे तो वो अच्छे से पहचान कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें बच्चों को अवलोकन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो अपने आसपास के वातावरण, माहौल में अवलोकन करें कि पक्षी कौन से किस किस रंग के पक्षी हैं, किस पक्षी की कैसी आवाज है, किस पक्षी का कैसा रंग रूप है। आगे बात करें कि बच्चों की पक्षियों में रुचि बढ़ाने के लिए उन्हें पक्षियों को चुपचाप देखने के लिए कहा जा सकता है। वे अपने अवलोकन का नोट करना भी सीख सकते हैं। यही बात मैंने पहले पॉइंट में बताई थी कि बच्चों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो पक्षियों को चुपचाप देखें, उनका अवलोकन करें और उनको नोट करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिनके लिए ये वीडियो मददगार है, और हमारे चैनल शुभ लक एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करने के बाद आप आसानी से पर्यावरण अध्ययन में 25+ नंबर स्कोर कर सकते हैं सीटेट 2020 में। तो देखते रहिए इस वीडियो को और बने रहिए हमारे साथ। आगे बात करते हैं कि मैना झटके से
मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है और उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा लेता है। इसमें कंफ्यूजन होता है। इस बार के 2019 का जो सीटेट हुआ था उसमें लोगों ने बहुत बड़ी गलतियां की थी कि मैना, उसमें सवाल था कि कौन सा पक्षी गर्दन को आगे पीछे करता है, तो उत्तर था मैना, पर कई लोगों ने उसमें उल्लू टिक किया था, जो कि गलत उत्तर है। और आपको भी ये गलती नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना है, आपको भी ये गलती नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना है। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, जबकि उल्लू पूरा पीछे तक अपनी गर्दन घुमा सकता है। कंफ्यूज नहीं होना है, मैना झटके से गर्दन आगे पीछे और उल्लू अपनी पूरी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। आगे बात करें कि पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों और डिजाइन के होते हैं। उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं। पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं और समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं, नए पंख आ जाते हैं। इस पर भी हमें क्लास में चर्चा करनी चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 के बादल आए बारिश लाए। पेड़ पौधों को ज्यादातर पानी बारिश से मिलता है। बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं। कक्षा में बच्चों के बारिश से जुड़े अनुभवों को सुनने से बारिश से होने वाले अच्छे या बुरे प्रभावों पर गहराई से चर्चा हो सकती है। हमें कक्षा में जो बच्चों के बारिश से जुड़े अनुभव हैं उनको भी हमें चर्चा करनी चाहिए और बारिश के द्वारा हमारे पर्यावरण पर पड़ने वाले अच्छे और बुरे प्रभावों की गहराई से चर्चा करनी चाहिए। बात करें चैप्टर नंबर 10 के पकाएं खाएं। भोजन पकाने के तरीके और ढंग, इनके बारे में भी हमें कक्षा में चर्चा करनी चाहिए। भोजन पकाने के तरीके होते हैं भूनकर, उबालकर, तलकर और सेंककर। आगे बात करें कि भोजन पकाने की एक ढंग, भूनने का विकसित रूप। तो जो विकसित रूप की बात आती है तो विकसित रूप है सेकना। आगे बात करें कि भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो सर्वोत्तम विधि है भाप। इसको आप नोट कर लीजिए, ये आपके लिए इस बार रिपीट हो सकता है कि भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, वो है भाप। आगे बात करें कि खाना पकाने के अलग अलग तरीकों पर बच्चों के अपने अनुभव रुचिकर हो सकते हैं। शिक्षक या शिक्षिका को क्लास में बच्चों के जो खाने पकाने के अनुभव हैं उन पर भी चर्चा करनी चाहिए, जिससे वो उनमें रुचि लें बालक और खाने पीने के बारे में उन्हें अच्छे से जानकारी हो पाए। घर पर लोगों से बात करके बच्चे अपनी जानकारी बढ़ाते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि शिक्षिका के अतिरिक्त व्यक्ति भी जानकारी के स्रोत हो सकते हैं। घर पर शिक्षक या शिक्षिका को प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चे अपने घर पर अपने घर के सदस्यों से बात करें और उनसे भी जानकारी बढ़ाते हैं। इससे उन्हें यह मालूम हो जाए कि शिक्षिका के अतिरिक्त कई और स्रोत भी हमें जानकारी के हो सकते हैं। घरों में प्रयोग किए जाने वाले ईंधन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर कक्षा में चर्चा हो सकती है। हमें बच्चों के साथ जो घरों में प्रयोग किए जाते हैं ईंधन, उनसे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी चर्चा करनी चाहिए। आगे बात करें कि बच्चों को मिलजुल कर खाने की चीजें बनाने में मजा आता है, वो अपने परिवेश में के अनुसार कुछ चीज बना सकते हैं। यानी कि बच्चों को मिलजुल कर किसी काम को, यानी कि बात आ जाती है सहगामी क्रियाकलाप, यानी कि परस्पर क्रिया से जो क्रियाकलाप किए जाते हैं वो बच्चों को पसंद आते हैं। वो अपने परिवेश के अनुसार कुछ चीज बना सकते हैं। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 यहाँ से वहाँ। बात करें कि बच्चों ने कई बहानों को या तो वास्तव में देखा होगा या किताबों एवं फिल्मों आदि में देखा होगा। यह सभी अनुभव बच्चों से चर्चा करने में मदद कर सकते हैं। बात करें बच्चों को प्राप्त जानकारी पर आधारित चर्चा बच्चों को वाहनों में आए बदलावों को समझने में सहायता करती है। देखिए बात हो रही है वाहनों की, तो देखिए बालकों ने वाहनों को या तो वास्तव में देखा होगा या किताबों में या फिल्मों में, तो उनके जो भी अनुभव रहे हैं बालकों को, उन पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए, जिससे प्राप्त जानकारी के आधार पर बालकों में आए बदलावों को समझने में आसानी होती है। चित्र की सहायता से आपातकालीन स्थितियों पर चर्चा की शुरुआत की जा सकती है। चित्रों के द्वारा हम उन्हें आपातकालीन स्थितियों के बारे में भी हम बता सकते हैं। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 काम अपने अपने। पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चे को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाए तो उनमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित होता है। जब हम क्लास में कोई पाठ या कोई पोएम वगैरह जो भी हम पढ़ाएं, उससे पहले बच्चों को हम चित्र देखने, जो उस पोएम से रिलेटेड चित्र
पाठ में बने हुए हैं उनको देखने और समझने का मौका देना चाहिए, जिससे उनमें चित्र अवलोकन का कौशल विकसित हो सके। बात करें कि बातचीत के दौरान यह संदेश मिलना आवश्यक है कि सभी काम महत्वपूर्ण हैं, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। यदि बच्चों द्वारा बताए गए कामों में लिंग विषमता दिखाई दे तो उनके कारणों पर कक्षा में चर्चा करना अच्छा रहता है। यदि बालक के मन में किसी भी कार्य या उसके मन में कोई ऐसे विचार हैं जो कि लिंग विषमता को दर्शाते हैं, तो हमें उनके कारणों का पता लगाकर उसका निस्तारण करना चाहिए और उसके दिमाग में उस लिंग विषमता से रिलेटेड जितने भी थॉट हैं उनको नकारना चाहिए। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 के छूकर देखें। कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं तथा कहानियों के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जाती है। यानी कि बच्चे कहानी, कविता और गानों इनमें रुचि लेते हैं और कहानी के पात्रों के द्वारा हम उनमें संवेदनशीलता पैदा कर सकते हैं। स्वयं को किसी और की परिस्थिति में स्वयं रखने से हम उनकी समस्या को बेहतर समझ पाते हैं। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे ब्रेल कहते हैं। यानी कि जो लोग देख नहीं सकते, जो दृष्टिबाधित होते हैं, उनके लिए एक खास तरीका है पढ़ने का जिसे हम ब्रेल कहते हैं। और ब्रेल लिपि आप देख पा रहे हैं, ये सामने मैंने आपको देखने के लिए लगाई है। ये ब्रेल लिपि होती है। इसकी जो आविष्कारक थे वो थे लुई ब्रेल, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे और 11 साल की उम्र में वो खुद दृष्टिबाधित हो गए थे। बात करें कि ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर पर भी लिखी जा सकती है। जो ब्रेल लिपि है वो अब कंप्यूटर पर भी लिखी जा सकती है। ब्रेल लिपि को देखेंगे तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ब्रेल लिपि की जानकारी देते समय बच्चों को वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना अच्छा रहता है। जब भी आप ब्रेल लिपि के बारे में चर्चा करें क्लास में तो उन्हें ब्रेल लिपि या ब्रेल शीट दिखाएं जिससे वो अच्छे से समझ पाएं। आगे बात करते हैं कि चैप्टर नंबर 14 कि कहाँ से आया किसने पकाया। जब बात आती है कहाँ से आया किसने पकाया तो रूढ़िबद्ध धारणाओं जैसे लड़का लड़की में भेदभाव, लिंग विषमता पर चर्चा संवेदनशीलता से होनी चाहिए ताकि बच्चे उन पर सवाल तो कर सकें और किसी की भावना को ठेस भी ना पहुंचे। बच्चों के परिवेश में दवाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेड़ पौधों की पहचान और उनका उपयोग पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ को मौका देता है। यानी कि बार बार बात हो रही है कि लिंग विषमता, हमारा एनसीएफ 2005 भी यह बात करता है कि जो भी लिंग विषमता के विचार या ना तो शिक्षक को कक्षा में करने चाहिए, और अगर बच्चों के दिमाग में ऐसी लिंग विषमता से रिलेटेड रूढ़िबद्ध धारणाएं आ रही हैं तो उनको समझकर और उनका समाधान करना चाहिए। और बच्चों को परिवेश में जो भी पेड़ पौधे उपलब्ध हैं जिनके द्वारा दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है उनके बारे में भी उन्हें हम पहचान करना और सिखाना चाहिए, जिससे उनका उपयोग पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ का मौका होता है। बात करें चैप्टर नंबर 15 के आओ बनाएं बर्तन। कहानी पर नाटक करने से बच्चों को बहुत मजा आता है और क्रियाओं का क्रम समझने में भी सहायता मिलती है। कहानी पर जब बच्चे नाटक करते हैं तो उन्हें बहुत आनंद की प्राप्ति होती है और क्रियाओं का वो क्रम भी समझने लगते हैं। फिर वो धीरे धीरे क्रमबद्धता भी सीखने। बनाते हुए कपड़े तो गंदे होते हैं पर बच्चों को करके सीखने का भी आनंद मिलता है। यानी कि जब हम बच्चों को क्रिएटिविटी या सृजनात्मक गतिविधियों में शामिल करते हैं तो उसमें हम उन्हें मिट्टी से बर्तन बनाने को भी कहते हैं जिसमें उनके कपड़े गंदे होते हैं, पर ऐसा करने से बच्चों को सीखने से जो करके सीखने का जो आनंद प्राप्त होता है, इसीलिए हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो करके सीखें और सृजनात्मक गतिविधियों में भाग लें। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए आग में पकाते हैं। बात करते हैं चैप्टर नंबर 16 के खेल खेल में। जब बात आती है खेलों की तो देखिए स्थानीय खेल जैसे स्टापू, पिट्ठू, अस्ताचंगा पे आदि तथा उनमें इस्तेमाल की गई चीजें आदि स्थानीय नाम पर बातचीत की जा सकती है। यानी कि जो भी प्रचलित खेल हैं उनके बारे में हम बच्चों से कक्षा में पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। उनके जो भी चीज़ है उसमें इस्तेमाल की जाती है उन खेलों में, उनके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं, जिससे बच्चों की स्थानीय खेल के बारे में रुचि बढ़ेगी और वो खेलों का सम्मान करना सीखेंगे। बच्चों को एक दूसरे की मदद करने का मौका दें। एक दूसरे से बच्चे सहायता से बहुत कुछ सीखते हैं। बार बार एनसीएफ भी कहता है, बार बार यहाँ एनसीईआरटी भी कह रही है कि बच्चों को
पारस्परिक सहयोग वाली क्रिया में हमें शामिल करना चाहिए, जिससे वो एक दूसरे की मदद करने का मौका दें और एक दूसरे से बच्चे सहायता से बहुत कुछ सीखते हैं। बात आती है स्थानीय मशहूर खिलाड़ियों पर जानकारी की, तो स्थानीय मशहूर खिलाड़ियों पर बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए कि वो एकत्रित करें जानकारी। बच्चों को खेलों के बारे में ज्ञान बढ़ेगा और इससे उनका खिलाड़ियों के प्रति सम्मान भी बढ़ेगा। बात करें कि बच्चों ने कई खेल खेले होंगे, कई देखे भी होंगे, कुछ के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा या फिल्मों नाटकों में देखा होगा। इस सभी को चर्चा में शामिल किया जा सकता है। हम बच्चों के बारे में बच्चों से ये चर्चा कर सकते हैं कि आपने कौन कौन से खेल खेले, किन किन खेलों को आपने देखा और किन किन खेलों के बारे में आपने सुना। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिनके लिए वीडियो मददगार हो सकती है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी, 2 या 3 बार रिवाइज किया, तो 28 या 27 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं पर्यावरण अध्ययन में। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 17 की चिट्ठी आई है। कक्षा में ही अपने मित्रों को चिट्ठी लिखकर कुछ बताने में बच्चों को मजा आएगा तथा उन्हें पत्र लेखन के लिए प्रोत्साहित करेगा। बात आती है चिट्ठी, तो चिट्ठी के बारे में हमें बालकों को ये बताना चाहिए कि किस तरीके से एक चिट्ठी एक जगह से दूसरे स्थान तक जाती है, किस तरीके से उसे पहुंचाया जाता है, और हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो अपनी कक्षा में ही अपने मित्रों को चिट्ठी के द्वारा कुछ बताने का प्रयास करें, जिससे उन्हें मजा आएगा और उन्हें पत्र लेखन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बात करें पुराने जमाने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बुजुर्ग हैं। यह समझने से बच्चे बुजुर्गों से बात करने के लिए प्रेरित होंगे। तो हमें बालकों को यह भी बताना चाहिए कि जो भी हमारे पुराने जमाने की जानकारी है वो आपके घर में जो बुजुर्ग है उससे आप जान पाएंगे। तो आप बुजुर्गों के पास बैठिए, बुजुर्गों से बात करने के लिए उन्हें प्रेरित कीजिए और जिससे वे बुजुर्गों से बात करने के लिए प्रेरित होंगे। बात करें स्थानीय परिवेश को देखते हुए बच्चों से संचार के माध्यम जैसे मोबाइल फोन, ईमेल, फैक्स आदि पर भी बात की जा सकती है। यानी कि स्थानीय परिवेश को देखते हुए जो भी वहाँ संचार के माध्यम उपलब्ध हैं, जैसे कि मोबाइल फोन, ईमेल, फैक्स आदि, इनके बारे में भी चर्चा की जा सकती है। बात करें चैप्टर नंबर 18 के ऐसे भी होते हैं घर। मकानों की विविधता दिखाने के लिए कुछ जगह जैसे असम, राजस्थान, दिल्ली, पहाड़ी इलाकों का उपयोग करने से इन जगहों के परिवेश समझने से बच्चे इन मकानों को समझ जाएंगे। हमें बच्चों को अपने देश के विभिन्न प्रांतों, विभिन्न जगहों के बारे में उन्हें बताना चाहिए, वहाँ की जगह और वहाँ के परिवेश के बारे में बताना चाहिए, वहाँ के मकानों के बारे में बताना चाहिए, जिससे बालक यह जान पाएं कि विभिन्न तरह के देश में, हमारे देश में विभिन्न तरह के मकान होते हैं। एक ही तरीके का हर जगह माहौल नहीं होता, जिससे वो अपने परिवेश को अच्छे से समझ पाएंगे। बात करते हैं कि असम में बहुत बारिश होती है। असम में घर जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर के अंदर से ही लकड़ी के ही बने होते हैं। यानी कि असम में बारिश कितनी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वहाँ पर 10 से 12 फुट ऊंचे घर बने होते हैं जमीन से। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर के अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। आगे बात करें कि मनाली एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ भी बारिश बहुत होती है, बर्फ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। मनाली में मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। यानी कि मनाली एक पहाड़ी इलाका है जहाँ पर बारिश बहुत होती है, बर्फ भी पड़ती है, और जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। और मनाली में जो मकान होते हैं वो पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। आगे बात करें कि दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। राजस्थान में लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं और घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोतकर सुंदर बनाया जाता है और घरों की छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं।
यानी कि राजस्थान जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, खूब गर्मी पड़ती है और राजस्थान के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन दीवारों को लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और घरों की जो छत होती हैं वो कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। आप ये देख पा रहे हैं सामने, इसे कहते हैं हाउस बोट, जो कि कश्मीर में होती है, जो कि नदियों में चलती है। यहाँ पर एक तरीके का नाव में घर होता है जो कि नदियों में, तालाबों में, झीलों में चलता है, जिसका पर्यटक आनंद लेते हैं। आगे बात करें कि जम्मू कश्मीर में लोग इलायची और बादाम डला हुआ कहवा यानी कि चाय, जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहा जाता है और चाय में वहाँ इलायची और बादाम डाल के पिया जाता है। डल झील कश्मीर में स्थित है, जो डल झील है वो कश्मीर में स्थित है। बात हो रही है हाउस बोट की, जो कि अभी हमने देखा था, हाउस बोट जो कि कश्मीर में होते हैं। ये सामने आप देख पा रहे हैं, ये है हाउस बोट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। बात करें चैप्टर नंबर 19 का, हमारे साथी जानवर। जब बात आती है जानवरों की, तो जानवरों की भावनाओं के बारे में कक्षा में चर्चा करने से बच्चे जानवरों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। यानी कि शिक्षक या शिक्षिका को कक्षा में बालकों के साथ जानवरों के ऊपर भी चर्चा करनी चाहिए, जिससे बच्चों के मन में उनके प्रति संवेदनशील भावनाएं उत्पन्न हो। हम जानवरों को पालते हैं तथा उनकी देखभाल भी करते हैं। संबंध समझने में बच्चों को उनके परिवेश में जीवों की आपसी निर्भरता समझने में आसानी होती है। हमें बच्चों को बताना चाहिए कि हम जिन जिन जानवरों को पालते हैं उनको आप अवलोकन कीजिए, उनके बारे में जानकारी देखिए, उनसे संबंध समझने की कोशिश कीजिए और जीवों की आपसी निर्भरता समझने में उन्हें आसानी होगी। बात करें पक्षी कीड़ों को खा लेते हैं। जो पक्षी होते हैं वो किनको खाते हैं? कीड़ों को खाते हैं। बात करें चैप्टर नंबर 20 के बूंद बूंद से, तो पहला है कि बज्जू गांव। एक बज्जू गांव है जो राजस्थान में है। राजस्थान में लोग टांका बनाकर बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। ये एक तरीके का जल संग्रहण का एक साधन है टांका, जो कि राजस्थान में बनाया जाता है। आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टांका बनाते हैं। टांके को ढक्कन से बंद रखते हैं और टांके के लिए घर की छत को कुछ डलवा बना देते हैं, जिससे घर की छत पर गिरा बारिश का पानी नाली के द्वारा नीचे टांके में इकट्ठा हो सके। छत की नाली पर जाली लगा देते हैं, जिससे कूड़ा कचरा टांके में ना जा सके। जैसा कि देखिए ये होता है टांका, आप देख पा रहे हैं। यहाँ जो इसकी छत है वो डलवा है, जहाँ पर पानी की बूंदें गिरती हैं और जो इस नाली के द्वारा बहती हुई यहाँ अंदर चली जाती हैं। आगे बात करते हैं कि यह पानी साफ करके पीने के काम में लाया जाता है। जो टांके में पानी इकट्ठा होता है उसको साफ करके पीने के लिए यूज किया जाता है। यदि पानी इकट्ठा करने के स्थानीय तरीकों पर बच्चे अपने अनुभव बांटें तो किताबी ज्ञान को जीवन के अनुभवों से जोड़ पाएंगे। शिक्षक या शिक्षिका को पानी जो इकट्ठा होता है, जो स्थानीय तरीके हों बालक के परिवेश में, उन पर चर्चा करनी चाहिए, जिससे बालक अपने किताबी ज्ञान को जीवन के अनुभवों से जोड़ पाएं। बात करते हैं कि जिस जगह पानी की किल्लत होती है वहाँ लोग पानी की बचत करने व उनके द्वारा इस्तेमाल की गई तरीके अपनाते हैं। ऐसा वे लोग मजबूरी में करते हैं। इस बात को समझकर बच्चे अपने जीवन में पानी की बचत के कुछ उपाय अपनाएं तो पानी सबका साझा, यह वाली जो टैगलाइन है वो एकदम कारगर सिद्ध होगी, एकदम सही सिद्ध होगी कि पानी सबका साझा है। यह बात वे समझ पाएंगे। कक्षा में इस्तेमाल किए हुए पानी के पुनः उपयोग पर चर्चा की जा सकती है। यह चर्चा पानी के बचाव के महत्व को समझने में सहायक होगी। यानी कि जो इस्तेमाल किया हुआ पानी है उसका पुनः उपयोग कैसे किया जाए, इस पर भी हमें कक्षा में चर्चा करनी चाहिए। बात करते हैं चैप्टर नंबर 21 के तरह तरह के परिवार। परिवार मानव समाज की प्राचीनतम एवं आधारभूत इकाई है। मानव प्राचीन काल से परिवार में रह रहा है, परिवार बनाकर रहना पसंद करता है। परिवार बच्चे का पहला स्कूल है, पाठशाला होता है। ये प्रश्न आया है सीटेट 2019 में, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि परिवार बच्चे का पहला स्कूल या पाठशाला होता है। परिवार दो प्रकार के होते हैं,
एक तो होता है एकल परिवार और एक होता है संयुक्त परिवार। बात करें कि किसी एक परिवार को एक पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है जिसे पारिवारिक वृक्ष कहा जाता है। बच्चों को सामाजिकता का पहला पाठ परिवार से प्राप्त होता है। बात हो रही है कि किसी एक परिवार को एक पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है। हम शिक्षक या शिक्षिका यानी कि आप होने वाले भावी टीचर बच्चों को एक परिवार को एक पेड़ के रूप में दिखाना चाहिए जिससे वो एक पारिवारिक वृक्ष को समझ सकें। बच्चों को सामाजिकता का पहला पाठ परिवार से प्राप्त होता है और कक्षा में मौजूद बच्चों के परिवारों में विविधता के पाठ से ही शुरुआत की जा सकती है। जितने भी बच्चे कक्षा में मौजूद हैं उनके विविध विविध परिवारों से ही पाठ पर चर्चा की जा सकती है। और यही खत्म होती है आपकी आज की वीडियो। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 आएगा और फिर पार्ट नंबर 3 और इसी के साथ आपका पर्यावरण पूरा निचोड़ पूरी रामबाण वीडियो खत्म। और आपके 25 से प्लस नंबर आएंगे अगर आप इन वीडियो को अच्छे से देखेंगे। अगर जिनके लिए ये वीडियो मददगार साबित हों उनके वीडियो आप शेयर कीजिए, चाहे यूपी टेट सी टेट जिसकी भी वो तैयारी कर रहे हों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसे ही अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा ये प्रयास सफल होगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा। ऐसे ही आपके लिए अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।